नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली यूएसए से रिलेटेड दो न्यूज़ आई है। सबसे पहले हुआ क्या है कि ऐसे कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि यूएसए सैंक्शन लगाने वाला है रशिया और चाइना पे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सबसे पहले इसका दावा किया गया था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है यूएसए इज प्लानिंग सैंक्शन ऑन रशिया चाइना। 170 चाइनीज एंटिटीज को ये टारगेट करेगा ये सैंक्शन यूएस का। और दूसरा, यूएस के ही एक ऑफिशियल ने अभी हाल में ही ये कहा है कि इंडिया विल नॉट बी एन एलाई ऑफ यूएस बट अनदर ग्रेट पावर। यानी इंडिया यूएसए का अलाई कभी नहीं होगा, ऐसा इस ऑफिशियल का कहना है। तो देखेंगे इन्हीं सब न्यूज़ के बारे में और इससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो हुआ क्या है कि आप लोग को पता ही होगा, रिसेंट में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि रशिया ईरानियन ड्रोन यूज़ कर रहा है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और इसी चीज़ को और रशिया के और फर्दर वॉर इफेक्ट को काउंटर करने के लिए यूएस ने डिसाइड किया है कि वो रशिया पे सैंक्शन लगाएगा। ये सैंक्शन रशिया के ऑफिसर और उन कंपनीज पे होगा रशिया के जो कि डिफेंस से एसोसिएटेड है या फिर जो इन्वॉल्व थी इस ईरानियन ड्रोन को सप्लाई करने में ईरान से लेकर रशिया तक। दरअसल अगर आप लोग देखो तो रशिया आए दिन मिसाइल से या फिर ड्रोन से एक के बाद एक अटैक कर ही रहा है यूक्रेन पे, स्काइस जो है उसमें अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए। इस चीज ने काफी परेशान किया है यूक्रेन को भी और उसके वेस्टर्न अलाइज को भी। इसी चीज को देखते हुए रिसेंटली यूएस ने 275 मिलियन के एड को अप्रूव किया है यूक्रेन के लिए, जिसमें वो एंटी ड्रोन और बाकी एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे, जिसमें HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, साथ ही साथ हमवी मिलिट्री व्हीकल, जनरेटर और भी बाकी तरह के इक्विपमेंट यूक्रेन को दिए जाएंगे 275 मिलियन US डॉलर के यूएस की तरफ से। और जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से यूएस टोटल 19.1 बिलियन का सिक्योरिटी एड प्रोवाइड कर चुका है यूक्रेन को। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हाल ही में यूएसए ने 800 मिलियन का पैकेज साइन किया है यूक्रेन के लिए, सेम पर्पस के लिए। तो यूएसए इस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अब उसने रशिया को काउंटर करने के लिए रशिया पे और प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और इसी काम के लिए अब वो और सेक्शन लगाएगा रशिया पे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में चाइना पे भी कहा गया है कि यूएसए उस पे भी सैंक्शन लगाएगा। ऐसी प्लानिंग है यूएसए की, और ऐसा यूएसए इसलिए करेगा क्योंकि यूएसए का कहना है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में ओवर फिशिंग कर रहा है, अपनी फ्लीट जो उसकी इतनी बड़ी मिलिट्री या नेवी है उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। साउथ चाइना सी का क्या इशू है कि देखो, एक कन्वेंशन है, पहले ये जान लो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको शॉर्ट में यूएन क्लॉज कहा जाता है। इसके अंदर क्या लिखा है कि जैसे लैंड की बाउंड्री होती है ना किसी कंट्री की, तो वैसे ही ये जो क्लॉज है ये मैरीटाइम बाउंड्री तय करता है किसी कंट्री के। यानी अगर आपके टेरिटोरियल बाउंड्री के आगे कोई वाटर बॉडी है यानी कि सी है, तो उसमें कितनी दूर तक आपकी जो सॉवरेनिटी है वो कहलाएगी कि यहाँ तक ये जो एरिया है ये पूरा आपका है, वो ऑप्शन बताता है। ये कहता क्या है कि पहले तो थोड़ी दूर तक इनलैंड वाटर हो गया, जहां से जो आप लोग ने बेसलाइन मान रखा है, जहां से आप लोग सी लेवल मानते हो वहां तक उसके अंदर जो वाटर आता है उसको कहते हैं इनलैंड वाटर। और फिर बेसलाइन के आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होगा वो कहलाएगा टेरिटोरियल सी उस कंट्री का। इस एरिया में तरीके से कंप्लीट सोवरेनिटी होगी इस एरिया में कंट्री की। मान लो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में पहले तो थोड़ी दूर पे हो गया इनलैंड वाटर, और फिर वहां पर एक बेसलाइन ड्रॉ की जाएगी और उस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक जो एरिया होगा वो कहलाएगा इंडिया का टेरिटोरियल सी। इस एरिया में इंडिया से बिना पूछे ना कोई शिप एंटर कर सकती है, यहाँ तक कि इस एरिया के ऊपर कोई एयरप्लेन भी नहीं उड़ सकता बिना इंडिया से परमिशन लिए। तरीके से कंप्लीट सोवरेनिटी होगी इस इतने एरिया में इंडिया की। सारे रिसोर्स जो मिलेंगे इस एरिया में उस पे इंडिया का हक होगा। सी वेट, सब सॉइल, यहाँ तक कि एयर स्पेस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये पूरी तरीके से इंडिया के सॉवरेनिटी के अंदर होगा। उसके बाद फिर अगर बेस लाइन से हम लोग 24 नॉटिकल माइल्स तक जाएं, यानी कि टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स और आगे तक जाएं, तो इतना पूरा एरिया कहलाएगा कंटिन्यूअस जोन। ये एक तरीके से इंटरमीडिएट जोन है हाई सी के बीच में और टेरिटोरियल सी के बीच में। इसमें सब कुछ जो होगा वो टेरिटोरियल सी की तरह सेम होगा, सिर्फ जो एयर स्पेस होगा वो कंट्री का राइट नहीं होगा। यानी कि इसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ सकती है बिना कंट्री के परमिशन के, लेकिन कोई शिप एंटर नहीं कर सकता यहाँ पर। और बाकी सब सारे रिसोर्स जो यहाँ पर मिलेंगे, सब सॉइल हो गया, सीबेड पे हो गया, वो सब कंट्री की प्रॉपर्टी के अंदर आएगा।
उसके बाद तीसरा होता है बेसलाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, वो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे कंट्री यूज कर सकता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए, जैसे कि रिसोर्स यहाँ पर जो मिल रहे हैं उनका एक्सप्लोर करना हो गया, साथ ही साथ यहाँ के जो रिसोर्स और पूरा इन्वायरमेंट है उसके कंजर्वेशन का भी जो ड्यूटी है वो कंट्री की है। किसी और कंट्री के इस यहाँ पर मिलने वाले रिसोर्स पे कोई हक नहीं होगा। एनर्जी प्रोडक्शन भी इस पे किया जा सकता है। तो सिर्फ रिसोर्स छोड़ के बाकी किसी भी चीज पे कंट्री का कोई भी हक नहीं होगा। उसके बाद फिर इसके आगे वाला जो एरिया होता है उसे हम लोग हाई सीज कहते हैं। ये कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड कहा जाता है, यानी इस पे सबका हक है, किसी एक कंट्री का हक नहीं है। कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि ये हमारे एरिया के पास है इसलिए इस पे हमारा हक है। हाई सीज जो है वो बिलोंग्स टू ऑल। तो ये 4 कैटेगरी होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं। सबसे पहला इनलैंड वाटर, उसके बाद टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी में कंप्लीट कंट्री का जो सोवरेनिटी होती है वो होती है, कोई यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता, चाहे वाटर में चाहे एयर स्पेस में, बिना कंट्री के परमिशन लिए। उसके बाद होता है कंटिजियस जोन। इसमें एयर स्पेस जो होता है उसमें कंट्री अपना हक खो देता है, बाकी वाटर पे पूरा कंट्रोल होता है कंट्री का। यहाँ पर मिलने वाले रिसोर्स वगैरह सब कुछ होता है, खाली एयर स्पेस में अपना हक खो देता है कंट्री। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें सिर्फ मिनरल्स वगैरह जो मिलते हैं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं सिर्फ उस पे कंट्री का हक होता है। बाकी कोई भी दूसरी कंट्री यहाँ पर एंटर कर सकती है और इसको रोका नहीं जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ एग्जेम्पशन है, यहाँ पर किसी गलत पर्पज के लिए कोई दूसरी कंट्री एंटर कर रही है तो उसको रोका भी जा सकता है। फिर इसके बाद आता है हाई सीज। लेकिन साउथ चाइना सी में क्या है, चाइना कहता है कि ये जो पूरा रीजन है ये हिस्टोरिकली हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर रहा है, इसलिए ये पूरा रीजन ही हम लोग से बिलोंग करता है, ये पूरा रीजन ही हमारा है। ये यूएन क्लॉज को मानने से साफ मना करता है। ऐसे में होता क्या है कि जो भी यहाँ पर छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनके साथ फिर डिस्प्यूट पैदा होता है चाइना का। कंट्रीज कहती हैं कि यूएन क्लॉज के अंदर ये एरिया हम लोग को बिलोंग करता है, लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये पूरा साउथ चाइना ही हम लोग को बिलोंग करता है। और फिर अपने मिलिट्री पावर के दम पे यहाँ पर असर्टिवनेस दिखाता है चाइना। अब तो चाइना क्या कर रहा है कि आर्टिफिशियली आइसलैंड भी डेवलप कर रहा है इस एरिया में, जिसकी वजह से होगा क्या कि उस आइसलैंड के आसपास वाला एरिया भी उसका हो जाएगा। साथ ही साथ उसके मिलिट्री को भी वहाँ स्टेशन किया जा सकता है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, अचानक कभी जरूरत पड़ जाए तो उसमें फास्ट ऑपरेट करने के लिए। इन सब चीजों को देखते हुए यूएसए ने कहा है कि चाइना असर्टिव होता जा रहा है इस एरिया में, साथ ही साथ ओवर फिशिंग भी कर रहा है, इसलिए हम लोग 107 चाइनीज एंटिटीज जो कि ओवर फिशिंग में इन्वॉल्व है उन पे हम लोग सैंक्शन लगाएंगे। ये सारे सैंक्शन चाहे वो रशिया और चाइना पे हो जो लगाने की बात कर रहा है यूएसए, वो हो गए यूएस के मैग्निट्स्की एक्ट 2016 के अंदर। इस एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ऐसे एक रशियन टैक्स एडवाइजर के नाम पे यूएसए ने अपना कानून बनाया, ये पूरा मैंने उसमें बताया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये वो एक्ट है यूएस का जिससे पुतिन जो है वो सबसे ज्यादा डरते हैं। तो ये जाके देखिए वीडियो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा इससे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये थी पूरी पहली न्यूज, रशिया और चाइना पे सैंक्शन लगाने वाला है यूएसए, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो ये एक तरीके से इंडिया की अच्छी डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि ग्लोबल ईस्ट की हम लोग बात करते हैं तो 3 मेन कंट्रीज आती हैं दिमाग में हम लोग के ज्यादातर, रशिया, चाइना और इंडिया। जापान और साउथ कोरिया भी आती हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ज्यादातर यूएस टिल्ट है, तो इनके नाम सुनते हुए हम लोग को वो वाली फीलिंग आती नहीं है। आप लोग को पता नहीं, मेरे को तो अक्सर इनका नाम सुन के वेस्टर्न कंट्रीज वाली फीलिंग ही आती है। खैर जो भी हो, 3 मेन कंट्रीज का नाम हम लोग के दिमाग में आता है ईस्टर्न कंट्रीज में, जो है रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया मिलिट्री पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है, इंडिया डेस्टिन्ड टू बी अ बोथ इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कहा जाना है बहुत लोगों का। अब ऐसे में वेस्ट रशिया और चाइना को अपना एनिमी मानता है और वहीं इंडिया को अपना सबसे इंपॉर्टेंट एलाई मानता है। अक्सर यूएस के सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर इस बात को बार बार कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट एलाई है हम लोग का। और वो भी तब जब रशिया हम लोग को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानता है और इंडिया भी रशिया को सबसे अच्छा फ्रेंड मानता है। चाइना भी कहता है कि हम लोग इंडिया से जो है वो रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं, भले ही झूठ कहता हो, लेकिन एक तरीके से दोनों तरफ जो बैलेंस है इंडिया का वेस्टर्न वर्ल्ड में और ईस्टर्न वर्ल्ड में, ये काफी काबिले तारीफ है। अब ऐसे में हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट एलाई मानती हैं इंडिया को, वहीं एक यूएसए के ऑफिशियल हैं जिनने हाल में ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हमारा एलाई नहीं होगा बट अनदर ग्रेट पावर। पहली बार मैंने भी जब इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हमारा एलाई नहीं होगा, कोई और ग्रेट पावर हमारा एलाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ट कैंपबेल जो कि व्हाइट हाउस के एशिया कोऑर्डिनेटर है, इनका ये स्टेटमेंट है। इनका जो कहने का मतलब है वो ये कि इंडिया हमारा एलाई नहीं होगा फ्यूचर में, बल्कि एक ग्रेट पावर भी होगा।
आगे ये कहते हैं कि इंडिया का जो है वो यूनिक कैरेक्टर है। इंडिया जो है काफी हद तक इंडिपेंडेंस है अपना, वो मेंटेन रखने का और ग्रेट पावर बनने का डिजायर रखता है। इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, इसलिए वो अलाइ नहीं होगा हमारा, बल्कि एक ग्रेट पावर जरूर होगा फ्यूचर में। उल्टा ये भी कहते हैं कि पिछले 20 सालों में किसी दो कंट्रीज के बीच में इतना रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड और स्ट्रेंथन नहीं हुए हैं जितना इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। क्वाड हो गया, इंडियन डायस्पोरा और जो कि यूएसए में है, स्पेस एजुकेशन, क्लाइमेट कॉपरेशन, इन सबको ये क्रेडिट देते हैं इस रिलेशनशिप के डिपेंड और स्ट्रेंथन होने के लिए। क्वाड आपको पता ही होगा, 4 डेमोक्रेसी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान का एक ग्रुप है जो कि मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करता है। ये चाहता है कि ये जो इंडो पैसिफिक एरिया हो ये फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस हो। हालांकि अभी तक कोई मिलिट्री एंगल इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना इसको अपने अगेंस्ट लेता है और हमेशा क्रिटिकल रहता है क्वाड को लेके। तो ये सब थी सारी न्यूज़ गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया। इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।